राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट को स्वागत करता हूं मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं वर्गो असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 का माह कैसे रहने वाला है। मित्रों, हम अपना टॉपिक शुरू करने से पूर्व मैं आप सब लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो मित्रों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा वर्गो असेंडेंट जनवरी 2025 कि वर्गो असेंडेंट के लिए ये माह कैसे रहेगा। मित्रों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्गो असेंडेंट वाले लोग कैसे होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, इनके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। वर्गो यानी कन्या लगन, इनके जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं, बुद्धदेव जी होते हैं, बुद्धदेव आ गए। ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। साथ ही इन लोगों में समस्या ये रहती है क्योंकि द्विस्वभाव राशि है, तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इस तरह की चीजें रहती हैं। साथ ही इनको पेट से रिलेटेड समस्याएं भी रहती हैं, व्याधियाँ रहती हैं, इससे दिक्कत रहती हैं। अगर इन शॉर्ट अगर इनके बारे में अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो कहा जाए तो ये कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। ये कैरियर ओरिएंटेड इतने होते हैं कि अपने परिवार के लिए अपने करियर बनाने के चक्कर में अपना विवाह तक इनका लेट हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है विवाह हो भी नहीं पाता है। इस तरीके के ये करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बोलने वाले होते हैं, अच्छा बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं, इस तरीके के ये लोग होते हैं। तो मित्रों, आप स्टार्ट करते हैं कन्या लगन। देखिए मतलब आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर राशि पड़ी हुई है, देन यू आर अ वर्गो असेंडेंट और ये प्रेडिक्शन आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट्स। अब बात करते हैं प्रथम फर्स्ट हाउस की। देखिए फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हुए हैं। आपके चार्ट में इस समय जो ट्रांजिट है केतु राहु का, वो फर्स्ट और सेवेंथ हाउस का है। कहीं ना कहीं केतु और राहु का ये जो एक्सिस है फर्स्ट और सेवेंथ हाउस का, आपको डिप्रेशन देगा, आपको मानसिक तनाव देगा। अपने हेल्थ का केयर रखिए, उसका ध्यान रखिए, मानसिक तनाव ना होने दीजिए, डिप्रेशन ना होने दीजिए। इन शॉर्ट कहा जाए तो केतु का लगन में होना यानी कि कहीं ना कहीं केतु लगन में है तो आप अपने स्वयं के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं होंगे। एक कहते हैं ना, एक मन में एक उमंग नहीं होगी, तरंग नहीं होगी, इस तरह की चीजें होंगी। मन एक असंतुष्ट मन लिए आप इस पीरियड में, जब तक ये चल रहा है सीजन केतु राहु का, यानी कि मई तक ही चलेगा, तब तक ये स्थिति, जब तक या फिर कोई शुभ ग्रह की स्थिति की दृष्टि ना हो, ये समस्या आपको रहेगी रहेगी। और लगन का केतु वैसे भी आपको नजर दोष देगा, तो हेल्थ इश्यू तो आपको रहेगा रहेगा, रहता भी होगा इस पीरियड में, तो थोड़ा सा केयर रखिए। केतु है, जाड़े का सीजन आ गया है, कंबल दान करें गरीबों को। साथ ही ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाएं। स्पाउस के साथ अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, दिक्कत है उनके, क्योंकि राहु बैठे हैं, वो भी थोड़ा सा अजीब से दिख रहे होंगे उनके लैंग्वेजेस में, उनके व्यवहार में। तो आप राहु की रेमेडी कीजिए, नारियल दान कीजिए, इस तरह की चीजें करिए ताकि ये जो योग बना हुआ राहु केतु का एक्सिस का, ये इसमें थोड़ा सा आपको राहत मिले। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड हाउस की बात करें, जो कि आपके कुटुंब का होता है, आपके वाणी का होता है और आपके धन का होता है। सेवेंथ सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके सिक्स हाउस में। तो इस पीरियड में मैं आपसे कहूंगा कि किसी को भी धन उधार ना दें, वरना वो धन वापस आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही बात करें तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं परिवार से दूरियां बढ़ सकते हैं, उनको बढ़ने ना दें, थोड़ा सा वो रखें। और चूंकि शुक्र जो है छठे भाव में बैठे हैं, तो बेस्ट पॉसिबल है कि कई परिवार किसी लोग को कोई ना कोई ऐसा गुरु, कोई गुप्तांग वगैरह में कोई ऐसा डिजीज दे सकते हैं। साथ में शनि है तो वो रोग लंबा चलने वाला भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस की। देखिए थर्ड लॉर्ड यानी कि मार्स आपके बैठे हैं 11th हाउस में, आय भाव में नीच के होके बैठे हैं, वक्री हैं। इनके जो दृष्टि है वो नीचे की ओर है, यानी कि मिथुन, यानी कि आपके 10th हाउस की ओर है। तो इस पीरियड में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग से आपके रिलेशन में थोड़ा सा इशू रह सकता है। साथ ही मैं कहूंगा कि अगर कि काम को लेकर कुछ ऐसे ट्रेवलिंग, छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आपके वर्किंग प्लेस से रिलेटेड कोई आप छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और बात करते हैं फोर्थ हाउस के। देखिए फोर्थ हाउस में जो सिचुएशन बनी हुई है, फोर्थ हाउस में बुद्धदेव जी विराजमान है। इससे पहले अगर बात करूं बुद्धदेव के बारे में, अगर बात करते हैं तो देखिए बुद्धदेव जो मरकरी हैं आपके लगने जो 3 तारीख तक, महीने के 3 दिन यानी कि 3 जनवरी तक जो है थर्ड हाउस में रहेंगे। तो 3 जनवरी तक तो आप अपने नेबर्स और अपने शिवलिंग से आपके रिलेशन सुधारने में तो लगे रहेंगे, लेकिन जैसे ही 4 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ेगी।
फोर्थ हाउस में लग्नेश बैठे हुए हैं, लग्नेश जो बैठे हैं फोर्थ हाउस में, वो 10th हाउस को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन है। लेकिन साथ ही मंगल देव का एस्पेक्ट यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र पर थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। लेकिन बात हम कर रहे हैं फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस में सूर्य देव की अगर बात करें, देखिए बेस व्यय भाव के स्वामी सूर्य देव है, वो 13 जनवरी तक यहाँ रहेंगे और 14 जनवरी को मकर में प्रवेश करेंगे। तो 13 जनवरी तक का जो पीरियड रहेगा, वो पीरियड ऐसा रह सकता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी वगैरह है आपकी, तो उस प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, क्योंकि मंगल भी आपके नीचे चल रहे हैं। हो सकता है वो ऐसी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हो जिस पर कोई कोर्ट कचहरी केस हो सकता हो, जिससे सरकार आप पे कोई पेनाल्टी डाल सकती है, इस तरह की चीज रह सकती हैं। साथ ही बात करें तो माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, उनका ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं आपके घर परिवार में बुआ या बहन का आगमन हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। देखिए फिफ्थ लॉर्ड का जो है फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, तो और साथ ही व्यय भाव के स्वामी 14 तारीख को यहाँ आ जाएंगे फिफ्थ हाउस में। तो स्टूडेंट हैं अगर, तो इस समय थोड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि गुरु की जो पोजीशन है वो रेट्रो है, भाग भाव में तो है लेकिन रेट्रो है, वो अष्टम भाव का एस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी दृष्टि नीचे की तरफ है, तो स्टूडेंट के लिए टफ टाइम रहेगा। लेकिन जब सूर्य आ गए तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी यहाँ बन सकती है, लेकिन शायद कम ही रहे। हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट क्या कहते हैं, आप कोई स्टडी के माध्यम से किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, या फिर विदेश यात्रा कर सकते हैं, या फिर उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जुड़ने के लिए आपको धन का व्यय भी करना पड़ सकता है। साथ ही अगर बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, क्योंकि ये जो पंचमे छठे भाव बैठे हैं, तो इस तरह के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। कोई लविंग पर्सन है, उसके स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं सूर्यदेव की, एक थोड़ी बात और कर लेते हैं। देखिए सूर्यदेव जो है 14 तारीख को जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, और ये मकर राशि में 14 तारीख को यहाँ दिखेंगे, उससे पहले 13 तक ये यहाँ धनु राशि में है। तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति क्रिएट करता है, यानी कि उस दिन हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। तो इस तरह की चीज, और साथ ही मैं कहूंगा कि इस जनवरी के माह में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है, जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक रहेगा। आप इस महाकुंभ के आयोजन का पार्ट बने, भाग बने, संगम में जाके, गंगा यमुना सरस्वती संगम में जाके स्नान करें, जाप करें, दान करें, पुण्य अर्जन करें। उससे क्या प्रभाव होगा? देखिए आपके व्यय भाव के स्वामी सूर्य है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई सरकार से, आपको क्या बिजनेस करते हैं, सरकार से कोई परेशानी चल रही है, सरकार के टैक्सेशन का कार्य पेनल्टी पड़ रही है, या कोर्ट कचहरी केसेस है, इस तरह की चीजें चल रही है, तो आपको इसमें राहत मिलेगी, आपका सूर्य बलवान होगा और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। अब बात करते हैं सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस में बैठे हैं शनिदेव, बैठे हैं, इनकी फिफ्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं, और साथ ही जो है सिक्स हाउस में आपके सेकंड लॉर्ड बैठे हुए हैं। तो क्योंकि शनि का एक पक्का घर है, तो नौकरी के व्यू से कहा जाए, और शुक्र मित्र है इनके, तो नौकरी के व्यू से अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन वगैरह की, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन कामयाबी आपको मिलेगी, अचीवमेंट आपको मिलेगी। साथ ही अगर कोई लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो प्लीज उसको भी ना लें, क्योंकि आपके जो राशि पड़ी है 11 नंबर की राशि, आप लोन अगर ले भी लेते हैं ना, लोन लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो लोन जो है धीरे धीरे चुकता है, बहुत लंबा चलता है, क्योंकि शनि है, सैटर्न है, धीमे धीमे चलने वाले ग्रह है, बहुत टाइम लेते हैं। तो आप लोगों को मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए कि आप कोई ऋण वगैरह ना लें। बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है, और सेवेंथ लॉर्ड की पोजीशन वो रेट्रो है, और जो है भाव भाव बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जो एक्सपेक्ट है वो एर्थ हाउस में है। तो इस पीरियड में आपका जो स्पाउस होगा, उनका बिहेवियर थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो तालमेल बनाए रखिए। साथ ही उनके आपके स्पाउस के हेल्थ का भी इशू हो सकता है, केतु देख रहे हैं। अगर आप इस पीरियड में अगर आप जुड़े हुए हैं एर्थ हाउस के कारक ग्रह से, अगर आप कोई उद्योग से जुड़े हुए हैं, आपका व्यापार कर रहे हैं, कोई उद्योग आपका है, फैक्ट्री प्रोडक्शन है, और या इंश्योरेंस कंपनी जुड़े हुए हैं, या फिर सर्जरी इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे, तो आपको उसका, और साथ ही आप विदेश से जुड़ सकते हैं, इस तरह चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज जो अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और अष्टम भाव कारतत्व से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस पार्टनर भी जो है आपको धोखा दे सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ बन रही हैं। अष्टम भाव की बात करें, अष्टमेश देखिए नीच के होकर एकादश भाव बैठे हुए हैं,
और जो बकरी है यानी कि आपके कर्म भाव पे एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हालांकि कर्म भाव का स्वामी इनको देख रहा है यहाँ पर, तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी का एक्सपेक्ट आपका अगर आपके कर्म क्षेत्र पर हो रहा है, 10th हाउस को हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां आपको तनाव दिखेगा। अच्छी बात यह है कि मरकरी देख रहा है तो वो तनाव से आप निकल भी जाएंगे। बात करते हैं 9th हाउस की। गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं लेकिन वो राइट्रो हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ पूरा एक्सपेक्ट है। तो और बात करें आपके 9th लॉर्ड की, 9th लॉर्ड बैठे हुए हैं आपके 6th हाउस में, तो ये पोजीशन जो है कहीं ना कहीं भाग में, और साथ में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग में थोड़ी से कहते हैं ना कि भाग तो साथ दे रहा है लेकिन थोड़ा धीमे धीमे इस तरह से स्थिति हो सकती है, चीजें रह सकती हैं। धन की प्राप्ति अगर आप कहें, क्योंकि आपके जो भागेश हैं शुक्रदेव जो है वो आपके लाभेश और आपके भागेश हैं आपकी जन्म पत्रिका में। तो अगर आप नौकरी से जुड़े हुए हैं और आपकी नौकरी जो है 6 यानी कि आप मेडिकल फील्ड से हैं, आप कोई जिम का आपका व्यवसाय है, या फिर कहीं आप क्या कहते हैं रोग ऋण शत्रु, अगर आप बैंकिंग फील्ड से हैं तब तो आपको लाभ होता दिख रहा है, भाग का साथ आपको मिलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस यानी कि 10th लॉर्ड बैठे हैं अपने सप्तम, अच्छी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्ट 18 अष्टम भाव की हो रही है और साथ में मंगल यहाँ पर जो है बकरी होकर यहाँ मंगल की एक्सपेक्ट हो रही है, थोड़ा तनाव दिखेगा, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ठीक रहेगी क्योंकि बुध देख रहे हैं अपने घर को, तो ऐसी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस चंद्रमा है, चंद्रमा जो है एक महीने में पूरे जो है चक्कर लगा लेते हैं हर एक भाव का, तो उनका प्रोटेक्शन इसमें लाना इतना बेहतर नहीं रहता। लेकिन बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए चंद्रमा कर्क राशि में कब रहेंगे, 12 से 13 जो है 12 से 13 जनवरी तक कर्क राशि में रहेंगे, तो ये पीरियड अच्छा रहेगा आपके लाभ भाव के लिए, बेहतर रहेगा। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हुए हैं आपके, पहले 13 दिन बैठे हैं 13 तारीख तक 4th हाउस में, यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी वगैरह आपके बे हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने वगैरह में आपको खर्चा करना पड़ सकता है, कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी हो उस पर कोर्ट कचहरी केस हो सकता है। उसके बाद ये बैठेंगे आपके 14 तारीख से मकर में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई को लेकर आप विदेश यात्रा करें, या फिर कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जो सरकारी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, आपको उसमें बे करना पड़े, तो इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब बात करते हैं देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। अमावस्या तिथि इस माह 29 जनवरी को पड़ रही है, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इसको मौनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दिन व्रत जो है वो ये संकल्प लेकर रखा जाता है कि हम दिन भर कुछ बोलेंगे नहीं, व्रत धारण करने के बाद ही हम बोलेंगे। और राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, देखिए आपका एक्सिस केतु राहु का बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, ये आपके लगन और आपके सप्तमेश, यानी कि अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में घाटा, व्यापार में धोखा, और व्यापार नहीं कर रहे हैं तो स्पाउस के साथ समस्या, स्पाउस का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा। साथ ही केतु आपके लगन में बैठा हुआ है, आपको अपने ही निर्णयों से सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस तरह की चीजें हैं। साथ ही राहु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन सुबह उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। अगर बहते जल की व्यवस्था ना हो, नहर वहर पास में ना हो, तो आप यथाशक्ति मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। ये राहु की जो है नेगेटिविटी को दूर करता है, इनकी नकारात्मकता को दूर करता है। केतु के मैंने बताया कि कंबल आप गरीबों को बांटें और जो है ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाएं, तो कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव दूर रहेगी। और साथ ही मैं फिर से कहूंगा डिप्रेशन वगैरह थोड़ा दूर रहें, बचें। जब भी लगे कोई डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं, तो अपने आप को डाइवर्ट करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, तो घूमने फिरने लग जाए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे। उसके बाद देखिए चतुर्थी की बात करते हैं। 3 तारीख को विनायक चतुर्थी है और 17 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। अगर आपका प्रॉपर्टी को काम नहीं बन रहा है, घर नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी को कोई वाद विवाद चल रहा है, भाई से वाद विवाद चल रहा है, साथ ही देखिए आपके लग्नेश और आपके कर्मेश ये मुख्य कारक ग्रह हैं आपके बुधदेव जी, तो आपके स्वास्थ्य के अच्छे प्रभाव के लिए, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, आप चतुर्थी का व्रत करिए। इस दिन गणेश मंदिर जाएं, लड्डू का भोग लगाएं, भगवान के चरणों पर अर्पित करें, ताकि ये सब चीजें आपकी बेस्ट बनी रहे, बढ़िया बनी रहे। प्रदोष व्रत की बात करें, 11 तारीख को शनि प्रदोष है, 27 तारीख को सोम प्रदोष है। देखिए 4th नंबर राशि आपके आय भाव के स्वामी जो चंद्रदेव जी हैं, 4th नंबर राशि पर ही जो भगवान शिव को डिनोट करती है। आपको आय से संबंधित, इनकम से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, व्यापार कर रहे हैं, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मित्रों से अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं।
तो आपको जो है शनि प्रदोष और सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इस दिन आप शिवलिंग जाएं, उन पर जलाभिषेक करें, व्रत रखें, शिव जी की पूजा अर्चना करें। इससे आपको जो है आय की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और आपके मित्रों से अच्छे संबंध बने रहेंगे। इसके अलावा देखिए, इस महीने कुछ मैंने तिथियां लिखी हैं, ये वो तिथियां हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी निर्णय हो, आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, आप इन तिथियों में वो निर्णय ना लें। इसमें देखिए 2, 3, 4, 5, 17, 18 यानी कि 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी, ये वो तिथियां हैं। इन तिथियों में कोई भी निर्णय इंपॉर्टेंट अगर लेना पड़ रहा हो तो प्लीज उसको आप डाइवर्ट कीजिए, पोस्टपोन कीजिए, आगे पीछे तिथियों में आप वो निर्णय आप ले सकते हैं, अन्यथा इन तिथियों में निर्णय लेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए, मैंने आपकी लकी राशियां लिखी हैं, कंपेटेबल साइन लिखे हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस, यानी कि वृषभ राशि और मकर राशि और मीन राशि, ये आपके लिए बहुत लकी राशि होती है। आपके संपर्क में अगर ऐसे लोग हैं और आप जानते हैं कि ऐसे से जोडिक साइन के हैं, तो इनसे हमेशा आप मित्रता बनाए रखें। ये जो भी राय देंगे वो आपके फायदे के लिए होगी। इसके अलावा कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं इस महीने के लिए, वर्गों के लिए, उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। मैंने लिखा है हेल्थ के लिए केयरफुल रहिए, मदर हेल्थ इशू रह सकता है, मनी वेस्टेज पॉसिबल है इस पीरियड में, क्योंकि मैंने बोला ना कि सेकंड लॉर्ड बैठा है 6 हाउस में, तो किसी को ऋण वगैरह लोन वगैरह ना दें, वापस नहीं मिलेगा। नेवर सिबलिंग का इशू रह सकता है। ये देखो प्रॉपर्टीज व्हीकल्स इशू रह सकता है। सोल्ड ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ मैंने बोला ना कि जो है द्वादश आपके 13 तारीख तक 4th हाउस में रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी आप बेच दें, बे हो सकती है। मैरिज के लिए नो बोला है, स्टूडेंट के टफ टाइम है। चिल्ड्रन हेल्थ इशू बोला है मैंने आपको। न्यू जॉब के लिए यस बोला है, बिजनेस के लिए नो बोला है, स्पाउस नेचर बहुत एग्रेसिव रहेगा, बता चुका हूं। वर्किंग प्लेस पर सम इशू, कुछ इशू तनाव रह सकते हैं। फाइनेंशियल अगर कहा जाए तो एवरेज टाइम रहेगा। शेयर मार्केट के लिए नो। अब इसके अलावा देखिए, मैंने कुछ रेमेडीज की हैं बताएंगे आपको। तो गणेश उपासना कीजिए, ये आपके लिए जो आपका मुख्य जो राजकारक ग्रह है, यह मुख्य योग कारक जो ग्रह है वो आपका बुधदेव है। गणेश जी के वैदिक मंत्रों की जाप कीजिए, गणेश उपासना करें, साथ ही शिव उपासना करें। लाभ आय भाव प्राप्ति कराने या लाभ या आय भाव में कोई समस्या चल रही है, शिव उपासना कीजिए बहुत। और साथ ही देखिए, आपके इस देवी जो है भगवान शिव ही है, तो आप शिव उपासना करेंगे तो आपकी जन्मपत्रिका में मौजूद तमाम प्रकार के नेगेटिव दोष का जो हरण होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बात करें स्टोन की, तो पन्ना और नीलम आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पहले मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी जन्मपत्रिका का एक बार विश्लेषण किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जरूर करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं वो आपके जन्मपत्रिका के जो हाउसेस होते हैं उनके हिसाब से देते हैं। लेकिन ये तो आपकी वर्ष चार्ट ही बताएगा कि अगर मैंने बोला है कि आपको नीलम धारण करना है, तो शनि देव का सैटर्न का जो प्लेसमेंट है आपकी जन्मपत्रिका में कहाँ है, अगर अच्छे भाव में नहीं है तो ये स्टोन आपको वो फायदा नहीं देगा, हो सकता है नुकसान दे दे। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रोटेक्शन था कन्या लगन के ऊपर। वर्गो असेंडेंट के लिए माह जनवरी 2025 कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय रिक्वेस्ट कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो भी आपके संपर्क में वर्गो असेंडेंट हैं, आपके मित्र हैं या आपके रिलेटिव हैं, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं जो आपके संपर्क में हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो जान सकें जनवरी 25 का महीना, अगले माह का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो एक बार पुनः मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही भारतीय गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ अपना वीडियो मैं जो है समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।